हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, जहाँ पे हम पढ़ चुके हैं अबाउट द फ्रेंडली नेचर्स या फ्रेंडली बैक्टीरियाज, ऐसे बैक्टीरियाज जो यूजफुल हैं, उन्हें हम यूज करते हैं। और अगर आपको याद हो वो कौन कौन से थे, जैसे कि यीस्ट हो गया हमारा, देन वी हैव लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो यूजफुल हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, वो पढ़ चुके हैं। नाउ इन द पार्ट 2 ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो हम बात करेंगे अबाउट द हार्मफुल बैक्टीरियाज, मतलब वो कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया जो हार्मफुल है। हार्मफुल कैसे है वो पढ़ना है हमें, कि क्या कर रहा है वो, मतलब डिजीज कॉज कर रहा है, किसी तरीके का इन्फेक्शन, मतलब हाउ दे आर गोइंग टू हार्म द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो पढ़ना है हमें। सो लेट अस बिगिन विद द सेशन। हार्मफुल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल किसको किसको है? ह्यूमंस में हम देखेंगे कि ह्यूमंस में क्या करते हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट, डिजीज इन एनिमल्स। साथ ह्यूमंस तो चलो है ही है कि वहां पे डिजीज कॉज कर रहे हैं, एनिमल्स में भी डिजीज हो रही है, जानवरों में भी बीमारियां होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। डिजीज इन प्लांट्स, पेड़ों में भी हो रही है। अब पेड़ में जो बीमारियां होती हैं वो इतनी समझ में नहीं आती हैं, लेकिन कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे हर बीमारी के सिम्टम्स होते हैं ना, कि ये लक्षण आया तो मतलब वो इंसान बीमार है। वैसे पेड़ बोल तो सकते नहीं कि आई एम सिक, बट उनमें कुछ सिम्टम्स आते हैं जिससे पता चलता है कि दिस प्लांट इज डिजीज्ड। ठीक, तो उसके पीछे रीजन क्या है? कुछ बैक्टीरियाज। एंड नेक्स्ट इज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग मतलब जब खाना, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे कोई भी कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी हैव डन इन पार्ट 1। कोई भी कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं, और अगर हम उस स्पॉइल्ड फूड को इनटेक कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं? फूड पॉइजनिंग। और उसके ड्रॉबैक्स होते हैं। ड्रॉबैक्स क्या है? कि वी फॉल सिक, वी फॉल लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी फेस। अच्छा, सो एक ग्रेट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी। इन्फॉर्मेशन ये थी कि जैसा आपको पता है कि ये जो चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, ये क्लास 8 का चैप्टर है। तो दोज स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 8 एंड इफ दे आर वाचिंग, गुड, आपके एग्जाम में हेल्प होगी, आप 8 का सिलेबस पढ़ रहे हैं। लेकिन वो बच्चे अगर 9th में जब जाएंगे और वो चाहते हैं कि AMU जैसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना, क्योंकि AMU में 9th एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें 8 का सिलेबस आता है, तो क्योंकि अब मैं ये सेशन कर रही थी तो मैंने सोचा मैं अपने बच्चों से शेयर कर दूं कि हमारे पास AMU के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैच भी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, 9th में AMU ज्वाइन करना चाहते हैं, 9th का एंट्रेंस एग्जाम देके, तो हम आपकी प्रिपरेशन करा सकते हैं। प्रिपरेशन कैसे? कि जो भी सिलेबस आता है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, चाहे वो GK हो आपका, चाहे वो SST हो, चाहे वो इंडो इस्लामिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो सारे सब्जेक्ट्स इस बैच में आपको पढ़ाए जाएंगे। सेकेंडली, जो एग्जाम का पेपर पैटर्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो सब कराए जाएंगे। थर्डली, कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। इन केस यू आर नॉट एबल टू अटेंड द क्लास, यू विल गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर। जब भी आप कंफर्टेबल टाइम या जो भी फ्री टाइम आपको मिले, उसमें देख के आप अपना पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। क्यों ये चीज मैंने शेयर की? बिकॉज फीस इज वेरी रीजनेबल। फीस इज जस्ट 11 रुपीज। ठीक है, तो हर कोई चाहेगा कि भाई AMU इन 9th से ज्वाइन करने को मिल रहा है। AMU इज अ वेरी बिग यूनिवर्सिटी, और वो भी सिर्फ बैच कॉस्ट इज 11 रुपीज, तो इट इज टू लेस, मतलब बहुत ही कम है मेरे हिसाब से। तो मैं ये चैप्टर करा रही थी, तो आई थॉट शेयर दिस इन्फॉर्मेशन कि दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन द बैच। बैच का नाम है आगाज 9th एंट्रेंस के लिए। अभी आपको मिलेगा कहाँ? हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो KLC की है, वो है KLC.live। ठीक है, ये। और अगर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको खोलेंगे तो यू विल रीच टू आवर वेबसाइट। वहां पे आपको कोर्सेज के क्या ब्रोशर्स मिल जाएंगे, तो वहां पे आप आगाज 3.0, ठीक है, 3.0 लेना, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग बैच रन कर चुके हैं, तो शायद आपको प्रीवियस बैचेस दिख जाए। तो 3.0 पे जाके आप यू कैन परचेज एंड ज्वाइन आवर क्लासेस। ओके, लेट अस बिगिन विद द पार्ट 2 ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की 2 कैटेगरीज हैं, एक ऐसी जो यूजफुल है, एक ऐसी जो बीमारियां कर रही है। तो जो बीमारियां फैलाने वाली कैटेगरी है, जिनसे बीमारियां होती हैं, उनको हम कहते हैं पैथोजन। ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है पैथोजन। पैथोजन का मतलब क्या है? द
माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज इज नोन एज पैथोजन, जिनसे कोई बीमारी नहीं हो रही, जैसे लैक्टोबैसिलस का मैं एग्जांपल ले लूं, इज लैक्टोबैसिलस अ पैथोजन? नो, इट इज नॉट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ डिजीज, राइट? तो वो किसी भी तरीके की डिजीज कॉज नहीं कर रहा है। अगर हम बात करते हैं सैल्मोनेला टाइफी, क्या ये पैथोजन है? यस, ये पैथोजन है। क्यों? क्योंकि इससे हो रही है बीमारी, और बीमारी कौन सी है? टाइफॉइड। तो ऐसी कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज, उन्हें हम कहते हैं पैथोजन। अब ये पैथोजन जो है ये हमारी बॉडी में बीमारी करते हैं, हमारी बॉडी के फंक्शंस को डिसरप्ट करते हैं। तो ये एंटर कैसे करते हैं बॉडी में? क्योंकि बाहर से वाईफाई कनेक्शन तो लगा नहीं है उनके और हमारे बीच में कि वो डिजीज हमें वाईफाई के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दे एंटर आवर बॉडी, हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। अब एंटर कैसे करते हैं? या तो एयर के थ्रू एंटर कर सकते हैं, या तो फूड के थ्रू एंटर कर सकते हैं, या तो वाटर के थ्रू एंटर कर सकते हैं। तो ये कुछ क्या है, प्रोसेस कह सकते हैं, इंटरमीडिएट है जो कैरी करती है जर्म्स को और हमारी बॉडी में एंटर कराती है। कैसे? आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, एयर अंदर जा रही है, अगर एयर आपके आसपास की एयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंटामिनेटेड है तो आपकी बॉडी में भी जाएगी, एंटर कर गया, है ना। खाना जो आप खा रहे हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो फूड के थ्रू एंटर कर गया। पानी जो आप पी रहे हैं उसमें अगर बैक्टीरियाज हैं, कुछ भी तरीके के जर्म्स हैं, तो आपकी बॉडी में। तो जिन सोर्सेज से, किसी भी सोर्सेज से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन है, देन इट इज गोइंग टू कॉज डिजीज, ठीक है। स्प्रेड कैसे होते हैं? दे कैन स्प्रेड अदर्स बाय कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। जो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको डिजीज हो रखी है, अगर उसके कांटेक्ट में आते हैं, उसकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये स्प्रेड होती है। बहुत कॉमन एग्जांपल मैं आपके साथ अगर शेयर करूं तो वो है कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम जिसे कहते हैं। घर में एक को होता है, आप उसके साथ रूम शेयर कर रहे हैं, उसकी चीज़ें शेयर करते हैं, तो धीरे धीरे सेकेंड पर्सन को भी होता है। तो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो गया। कैसे हुआ? बाय यूजिंग द पर्सनल आइटम्स ऑफ द डिजीज पर्सन, बाय शेयरिंग थिंग्स। एंड जब जैसे मान लो कॉमन कोल्ड में उसने छींका तो जर्म्स एयर में आ गए, एंड यू आर सिटिंग नियर बाय, देन यू इनहेल इट, राइट। Now the disease that can spread from infected person to a healthy person is known as communicable disease. ऐसी बीमारियां जो फैल सकती हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, उन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो फैल नहीं सकती, कितना भी आप उस पेशेंट के साथ रहो, उसके साथ लेटो, उसके साथ खाना शेयर करो, उसकी चीज़ें शेयर करो, बट वो फैलती नहीं है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ऐसी डिजीज को हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बेस्ट एग्जाम्पल डायबिटीज। डायबिटीज का अगर पेशेंट है तो अगर आप उसकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको भी डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है। तो बिकॉज डायबिटीज इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल्स क्या है कम्युनिकेबल डिजीज के? प्लाग है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड एंड करंट कोविड-19, जो कि अभी पास्ट फ्यू इयर्स एक पैंडेमिक कोविड-19 वो ऐसे ट्रांसफर हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो एक कम्युनिकेबल डिजीज थी जो ट्रांसफर हो सकती है। द डिजीज बियरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर समटाइम्स कैरिड बाय इंसेक्ट एंड एनिमल्स। तो अभी हमने बात की कि ये जर्म्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, तो एयर, वाटर, फूड, ये डिस्कस किया। But these germs can be transferred by the help of insects and humans too. Mosquitoes, कीड़े मकोड़ों की हेल्प से भी ट्रांसफर हो सकते हैं, जानवरों की हेल्प से भी ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे प्लाग, प्लाग की जो डिजीज है वो वायरस से होती है, और वो वायरस कैसे ट्रांसफर होता है? बाय द हेल्प ऑफ रैट्स, चूहों से, ठीक है। अगर कोई खाना है उस पे क्या बोलते हैं, चूहों ने अटैक कर दिया है या चूहों ने झूठे कर दिया है, तो क्योंकि उनके पास वो वायरस होते हैं तो वो वायरस आपके फूड में चला गया, और जब आप फूड खाते हैं तो बॉडी में, ठीक है, तो वो ट्रांसमिट कैसे हुआ? उस फूड में कहाँ आया? फूड में किसके थ्रू आया? रैट के थ्रू। तो अपार्ट फ्रॉम एयर, वाटर एंड फूड, देयर आर अदर सोर्सेज फॉर द क्या बोलते हैं स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। वो अदर सोर्सेज क्या हैं? इंसेक्ट्स हो सकते हैं एंड इवन द एनिमल्स ऑल्सो, ठीक ना। कुछ ये डिजीज, ये चार्ट है जिसमें की डिजीज के नाम लिखे हुए हैं, और वो डिजीज बैक्टीरिया से फैलती है या वायरस से फैलती है या प्रोटोजुआन या फंजाई, उसका एक चार्ट है। और ट्रांसमिट कैसे होती है, मतलब स्प्रेड कैसे होती है? एयर के थ्रू होती है, वाटर के थ्रू होती है, फूड के थ्रू होती है, इंसेक्ट के थ्रू होती है। तो इस चार्ट में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। बट उससे पहले कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मलेरिया। मलेरिया डिजीज को अगर हम देखें तो हम सबको पता है कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है,
बट वो मच्छर कैसा है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब उस मच्छर में ऐसा क्या है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब वो काटता है तो हमारी बॉडी में आ जाता है एंड वी फॉल बाय मलेरिया। एक्चुअली फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? प्लाज्मोडियम। तो मच्छर को नुकसान नहीं हो रहा है, उसके पास प्लाज्मोडियम है, उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जब वो हमारी बॉडी में ब्लड सक करने आता है तो उसकी बॉडी में जो प्लाज्मोडियम है वो ट्रांसफर होकर हमारी बॉडी में आ जाता है, और जब हमारी बॉडी में आता है तब द पर्सन फॉल्स सिक फ्रॉम मलेरिया। क्लियर? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसा ऑर्गेनिज्म होगा, कैसे डिजीज कॉज करेगा, बैक्टीरिया है, वायरस है, उसका ये एक चार्ट गिवन है। फर्स्ट डिजीज क्या है? पोलियो। पोलियो का पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? वायरस। ये एक वायरस से फैलता है। और ट्रांसमिशन क्या है? एयर एंड वाटर। अगर कोई पोलियो का पेशेंट है तो उसके पास इतना नहीं रहना है, क्योंकि वो एयर के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। उसका झूठा पानी या खाना नहीं खाना है, बिकॉज वाटर के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है। चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से होता है और ये एयर से ट्रांसफर होता है। मीजल्स, चिकन पॉक्स में दाने निकलते हैं, ये भी वायरस से होता है और एयर से ट्रांसमिट होता है। हेपेटाइटिस, ये भी वायरस से होता है और वाटर से ट्रांसमिट होता है, मतलब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसका झूठा पानी पी लेते हैं देन। जीका, ये वायरस से और ये मच्छर से होता है। वो मच्छर कौन है? एडीज। ये एनोफिलीज मॉस्किटो है, ये एडीज मॉस्किटो है। ठीक। टाइफॉइड बैक्टीरिया से होता है और खराब पानी पीने की वजह से होता है। बहुत कॉमन है इस समय टाइफॉइड, बहुत सारे पेशेंट सफर कर रहे हैं टाइफॉइड से। तो उसमें पॉजिटिव एजेंट क्या है? बैक्टीरिया। और कैसे होता है? खराब पानी। इसीलिए डॉक्टर रिकमेंड करता है कि साफ पानी पीने के लिए, या फिर कि पानी उबाल के पीने के लिए, क्योंकि जब हम पानी को उबालते हैं ना तो जो जर्म्स हैं वो मर जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, कॉलेरा, ये भी बैक्टीरिया से होता है और वाटर एंड फूड से स्प्रेड होता है। मलेरिया एंड काला आजार दोनों प्रोटोजोआ से होता है और ये मच्छरों से होता है। मलेरिया का भी हमने पढ़ा क्या है? फीमेल एनोफिलीज। और काला आजार सैंड फ्लाइज, ठीक है, सैंड फ्लाइज से स्प्रेड होता है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डिजीज किससे हो रही है और स्प्रेड कैसे होती है। ठीक है, और ये जितनी भी डिजीज है ये ह्यूमन में होने वाली डिजीज है, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिजीज नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। अब ये जो बैक्टीरियाज, ये जो वायरस है, ये सारी चीजें जो बीमारी फैला रही हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई हमारे आसपास इन्फेक्टेड पर्सन है। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए, ताकि आप, पहली बात तो डिजीज हो ना, और अगर हो गई है किसी को तो उससे कैसे बचा जा सकता है। ठीक, तो क्या है? कीपिंग द अफेक्टेड पर्सन एंड हिज बिलोंगिंग्स आइसोलेटेड। पहला स्टेप क्या है कि अगर कोई अफेक्टेड पर्सन है, उस अफेक्टेड पर्सन को और उसकी पर्सनल चीजों को अलग कर दे, आइसोलेट कर दे। ठीक है, कोई उसको इस्तेमाल ना करे। उसके क्लोथ्स, बेडशीट्स, स्पेशली हैंकी, ठीक है, बॉटल, ये सारी चीजें, ग्लास सेपरेट कर दे। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें। पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या है कि साफ सफाई अपने खुद के शरीर की, नेल्स ट्रिम्ड हो, हेयर प्रॉपरली वॉश्ड हो, बॉडी डेली रेगुलरली वॉश हो रही हो बाय टेकिंग बाथ, तो पर्सनल हाइजीन। नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर सैनिटरी प्रैक्टिसेस। सैनिटरी प्रैक्टिसेस मतलब प्रॉपर क्या बोलते हैं, एक तो बॉडी की पर्सनल हाइजीन, अपने आसपास की हाइजीन पर, वो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि आपके आसपास कोई कूड़े का ढेर ना हो, कहीं पानी इकट्ठा ना हो जिसमें मॉस्किटोज आर गेटिंग फॉर्म्ड या डेवलप्ड, टेकिंग बर्थ। ठीक है, जो भी ये सारी चीजें। ड्रिंकिंग बॉइल्ड एंड क्लीन वाटर, साफ पानी, और अगर आपको लग रहा है कि दिख साफ रहा है और ये गंदा हो सकता है तो उसको बॉइल कर ले। ठीक है, तो बॉइल्ड एंड क्लीन वाटर। कंट्रोलिंग ब्रीडिंग साइट ऑफ मॉस्किटोज, जहाँ, क्योंकि अभी हमने टेबल देखा तो उसमें देखा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मॉस्किटो से फैलती हैं, अलग अलग मॉस्किटो, कुछ एनोफिलीज, कुछ एडीज, अलग अलग। ठीक है, तो मॉस्किटोज कहाँ पनपते हैं, ब्रीड कहाँ करते हैं, उन एरियाज को क्लीन रखना। जनरली पानी में पनपते हैं, तो कोशिश करना है कि अपने आसपास किसी चीज में पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। अगर पानी होगा तो उसमें ब्रीड करेंगे, पानी कहीं इकट्ठा नहीं दिखेगा तो वो विल, जो मॉस्किटोज हैं, दे विल नॉट एट ऑल ब्रीड, राइट। कंज्यूमिंग प्रॉपर कुक फूड एंड अबव वैक्सीनेशन, प्रॉपर टाइम पे खाना, अच्छे से पका हुआ खाना, कच्चा खाना नहीं। ठीक है, और साथ में टाइम टू टाइम वैक्सीन। वैक्सीन किस किस चीज की? बच्चों में अक्सर यूजुअली चाइल्ड एज पे लग जाती है, अडल्ट एज पे कुछ हैं जिनकी लगती है, अदरवाइज चाइल्ड एज पे। वैक्सीन जैसे कि टीबी की वैक्सीन लगती है,
ठीक है, चिकन पॉक्स, पोलियो, इन सब की वैक्सीन लगती है, तो प्रॉपरली अगर वैक्सीनेशन की जरूरत है तो वैक्सीनेशन शुड बी डन। तो ये कुछ अगर स्टेप्स लिए जाएंगे, प्रिकॉशनरी स्टेप्स, तो डिजीज इतनी स्प्रेड नहीं होगी। प्रिकॉशनरी स्टेप्स में क्या क्या है? इन्फेक्टेड पर्सन आइसोलेट, देन टेकिंग गुड फूड, गुड वाटर, मेंटेनिंग हाइजीन, सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स। नाउ डिजीज इन एनिमल्स, तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही स्लाइड्स में देखा था कि हमारे इस सेशन का पार्ट 2 का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा कि डिजीज अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, पहले ह्यूमंस में पढ़ेंगे, देन विल स्टडी इन एनिमल्स एंड देन विल स्टडी इन प्लांट्स। तो नाउ कमिंग टू द एनिमल्स, एनिमल्स टू ऑल्सो सफर फ्रॉम द डिजीज, एनिमल्स भी सफर करते हैं और उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर्स आर देयर फॉर ट्रीटिंग द एनिमल्स, नॉर्मल डॉक्टर कैन नॉट ट्रीट द एनिमल्स डिजीज। ठीक है, सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन है फुट एंड माउथ डिजीज। किससे स्प्रेड होता है? एक वायरस से। और कैसे स्प्रेड होता है? क्लोज कॉन्टैक्ट विद एनिमल्स। जो एनिमल इन्फेक्टेड है उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में अगर हम आते हैं, हम या कोई दूसरा एनिमल, तो उसके भी ये हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट इज एंथ्रैक्स, ये बैक्टीरिया से होती है और ये क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड मीट। इन्फेक्टेड मीट मतलब जो नॉन वेजिटेरियन से जो मीट खाते हैं, अगर वो ऐसे मीट को खा ले जिसमें एंथ्रैक्स के बैक्टीरिया, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि एंथ्रैक्स इज स्प्रेड बाय द बैक्टीरिया, पॉजिटिव एजेंट जो है वो बैक्टीरिया है ना, तो फिर चांसेस ऑफ गेटिंग डिजीज बाय एंथ्रैक्स बढ़ जाते हैं, एनिमल्स में भी एंड इवन ह्यूमंस में ऑल्सो, क्योंकि ह्यूमंस ऑल्सो टेक मीट। ओके, इन प्लांट्स में भी होती हैं। प्लांट्स में कौन कौन सी हैं? येलो वीन मोजैक इन भिंडी, ओकरा जिसे कहते हैं। भिंडी में एक वायरस जिसकी वजह से बीमारी होती है, बीमारी का नाम क्या है? येलो वीन मोजैक। और ये कौन स्प्रेड करता है? कीड़े, इंसेक्ट। येलो वीन मोजैक कैसे पहचानेंगे भिंडी में? कि जो भिंडी की पत्तियां होती हैं, ठीक है, भिंडी की जो पत्तियां होती हैं, इनमें जो ये वीन्स होती हैं, ऐसे लाइंस दिखती है ना, ये जो वीन्स होती हैं, ये वीन्स येलो होने लगती हैं। क्या होने लगती है? ये येलो होने लगती है, तो इसीलिए इसको येलो वीन मोजैक कहते हैं। और अगर भिंडी में देखने को मिल रहा है उनकी पत्तियों में, इसका मतलब उसमें बीमारी लग गई है भिंडी के पेड़ में और किसी इंसेक्ट्स की वजह से। ठीक, सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर बैक्टीरियाज में होती है और मेनली ये देखने को मिलता है नींबू में। अगर आपको याद हो, कोई नींबू आपने ऐसे देखा हो, वहां पे ऐसे ब्राउन कलर के पैचेस रहते हैं और उसमें अच्छा खट्टा स्वाद रहता भी नहीं है, अंदर उसमें इतना जूस होता भी नहीं है। तो अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, इसका मतलब लेमन के पेड़ में सिट्रस कैंकर डिजीज हो गई है। किसने की है? बैक्टीरिया ने, और बाय द एयर से आते हैं। रस्ट ऑफ व्हीट फंगस की वजह से होती है और एयर और सीड्स से स्प्रेड होती है। अगर सीड्स बीच में ही क्या है? वायरस है रस्ट ऑफ व्हीट का, तो जो पेड़ होगा वो भी डिजीज्ड होगा, एयर के थ्रू ट्रांसमिट होती है। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक मोस्ट कॉमन डिजीज विच आर फाउंड इन प्लांट्स वी हैव स्टडीड। ठीक है, नेक्स्ट फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग भी तो एक हार्मफुल इम्पैक्ट था। फूड पॉइजनिंग मैंने बताया था कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खाना खराब हो जाए, और जब भी खाने पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तो वो टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और आपके खाने में टॉक्सिक मटेरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके खाने में टॉक्सिक चीज ऐड हो रही है। जितना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा उतना ज्यादा वो टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करेंगे और आपका खाना एकदम टॉक्सिक होता चला जाएगा। नाउ इफ अ पर्सन इज हैविंग दैट टॉक्सिक मील या टॉक्सिक फूड, तो क्या होगा? वो टॉक्सिक पॉइजन, एक तरीके से जहर कह सकते हैं, वो हमारी बॉडी में जाएगा एंड अल्टीमेटली इट विल गिव सर्टेन सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। सिम्टम्स क्या है? वॉमिटिंग होने लगती, सर दर्द होता है और हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी लूज मोशंस, डायरिया स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं फूड पॉइजनिंग। बेसिक लैंग्वेज में अगर हम समझें, खराब खाना जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से खराब हो गया है, खराब दो तरीके से होता है, या तो खाना जल जाता है तो खराब हो जाता है, या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऐसे फूड को इनटेक करना, ये तो उससे जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसे कहते हैं फूड पॉइजनिंग। क्या कहते हैं? फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। अब इतनी सारी चीजें पढ़ी, और डिजीज पढ़ी, ह्यूमंस में पढ़ी, एनिमल्स में पढ़ी, प्लांट्स में पढ़ी, और मेन जो निकल के आ रहा है ना कि खराब खाना और खराब पानी से बहुत सारी चीजें फैलती हैं। तो हम कैसे अपने खाने को बचाएं? प्रिजर्वेटिव्स क्या यूज करें? प्रिजर्वेटिव सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो किसी भी चीज को बचाने के लिए यूज किए जाते हैं।
तो फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होने चाहिए कि खाने को बचाए। आज के टाइम पे अगर हम मार्केट में देखें तो बहुत डिफरेंट वैरायटीज ऑफ पैक्ड फूड्स मिलते हैं। आपका मीट भी पैक्ड मिलता है, इवन कुछ फ्राइड चीजें भी पैक्ड फ्रोजन होती है कि बस आपको बस फ्राई करना है। तो वो इतने टाइम तक पैकेजिंग के अंदर है, वो खराब भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको किसी प्रिजर्वेटिव में रखा गया है, और जब कोई चीज हम प्रिजर्वेटिव में रखते हैं तो वो लंबा चलती है, इतनी जल्दी खराब नहीं होती है। तो हम ऐसे क्या प्रिजर्वेटिव्स यूज करें ताकि हमारा खाना आसानी से खराब ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करें और फूड पॉइजनिंग डिजीज जैसी बीमारियां फैले ना। ठीक, तो प्रिजर्वेटिव्स क्या क्या यूज किए जाते हैं? सबसे पहले क्या है? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड करते हैं, और उस केमिकल मेथड में क्या क्या चीजें आती हैं? सॉल्ट, नमक, एडिबल ऑयल आर यूज्ड टू कंट्रोल देयर ग्रोथ एंड टर्म्ड प्रिजर्वेटिव्स। जैसे कि अचार बनाते हैं, किसी भी चीज का अचार बनाते हैं, जैसे आम का अचार, अगर किसी को प्रोसेस आपने घर पे अपने किसी बड़े बुजुर्ग को देखा हो अचार बनाते हुए, तो वो आम के पीसेस करने के बाद उसमें नमक लगा के रिलीज छोड़ देते हैं। होता क्या है, अगर कोई जर्म्स होगा, बैक्टीरिया होगा आम के पीसेस के ऊपर, तो वो नमक जो है प्रिजर्वेटिव का तौर पे काम करता है। नमक से कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो बैक्टीरिया पहली चीज मर जाते हैं, और मरने के बाद फिर फर्दर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है। और अगर कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा तो वो चीज इतनी आसानी से खराब नहीं होगी। नेक्स्ट, ऑयल। ऑयल को भी प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज करते हैं। कैसे? जब आपका ये फूड पार्टिकल है, मान लो इस पे पूरा ऑयल रैप कर देंगे, पूरा ऑयल से इसको भिगो देंगे, तो जो भी जर्म्स आएंगे वो ऑयल पे आएंगे, फूड नहीं, ऑयल की एक लेयर बन जाएगी। क्लियर? तो ऑयल की लेयर को वो क्रॉस करके फूड तक पहुंच नहीं पाएंगे और फूड खराब नहीं होगा। तो ये कुछ केमिकल मेथड्स में हम सॉल्ट एंड इनका यूज करते हैं। सॉल्ट जैसे पिकल, अचार में सोडियम बेंजोएट, ये एक केमिकल है जो जैम्स में डाला जाता है ताकि जैम्स खराब ना हो। ठीक। कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मतलब किसकी बात कर रहे हैं? नमक। हिंदी में लिख देती हूँ, नमक। ठीक है, नमक भी एक तरीके का आपका क्या है? इट इज ऑल्सो अ प्रिजर्वेटिव केमिकल, प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे मीट, चिकन, जो भी नॉनवेज वगैरह है उसको स्टोर करना हो तो धुल के नमक लगा के रख देते हैं। नमक से क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते हैं। क्लियर? फ्रूट्स लाइक रॉ मैंगो, टैमरिंड एक्सेट्रा, जैसे फल हो गया उसको नमक से खाते हैं, नमक लगा के रख देते हैं, इमली में नमक, ताकि वो खराब ना हो। तो सॉल्ट इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रिजर्वेटिव। ठीक है। नेक्स्ट इज शुगर। चीनी को प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, लेकिन हर जगह आप चीनी को एज अ प्रिजर्वेटिव नहीं यूज कर सकते। कहाँ पे यूज किया जाता है? जो जैम्स और जेलीज बनाई जाती हैं उसमें चीनी की मात्रा ज्यादा रखी जाती है, क्योंकि एक तो स्वीटनेस के लिए, मिठास के लिए तो है ही है, लेकिन एक्स्ट्रा डाला जाता है ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ भी ना हो और प्रिजर्व रहे। ऑयल एंड विनेगर। ऑयल अभी हम लोगों ने समझ लिया है। विनेगर क्या है? इसको हिंदी में हम कहते हैं सिरका। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा सा खट्टा सा टेस्ट लेके आता है, जैसे नींबू होता है ना वैसा। तो सिरका अगर किसी चीज में डाल देते हैं तो वो चीज खराब नहीं होती है, क्योंकि एक लेयर चढ़ जाती है उस फूड पार्टिकल पे, या फूड जो भी आइटम है उस पर लेयर चढ़ जाती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक इतना इजीली हो नहीं पाता है। नेक्स्ट इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट क्या है? कि आप कोई आइटम है, आपको प्रिजर्व करना है, बचाना है। ठीक है, कोई लिक्विड आइटम या कुछ भी सॉलिड आइटम, उसको पहले हीट करिए, गर्म करिए, फिर ठंडा करिए, फिर हीट करिए, फिर ठंडा करिए। तो ये एक दो बार करने से होता क्या? जब आप हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो बैक्टीरिया क्या हुआ? हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हुआ। फिर सडनली उसका टेम्परेचर ड्रॉप करके ठंडा कर रहे हैं, तो जो ऐसे बैक्टीरिया थे जो बच गए थे वो कोल्डनेस में आके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एक दो बार करेंगे तो बैक्टीरिया धीरे धीरे मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और आपका खाना जो है वो काफी लंबे समय तक प्रोटेक्टेड रहता है। ऐसा ये मेथड यूज करते हैं मिल्क को स्टोर करने के लिए। दूध, सबके घर पे दूध आता है ना, और जैसे ही आता है सबसे पहली चीज क्या करते हैं? उसको भगोने में डाल के उबालते हैं। ये क्या कर रहे हैं? आप हीट दे रहे हैं, उबालने के बाद उसको फिर साइड में रख देते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। ठीक, फिर ये एक बार हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट किया तो आपका 1-2 दिन तक दूध प्रिजर्व रहता है। और लंबा करना है तो फिर फ्रिज से निकालिए, एक बार उबालिए, ऑलरेडी उबला हुआ दूध है, फिर एक बार उबालिए, फिर ठंडा करिए, तो जो थोड़े बहुत बैक्टीरिया आना शुरू हुए होंगे वो फिर मर जाएंगे। तो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट इज डन।
और इस प्रोसेस को जहाँ पे हम दूध को उबालते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पे, वो 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जरूरी नहीं कि इतना ही, इससे ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो इसको कहते हैं पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन क्या है? इट इज अ प्रिजर्वेटिव मेथड यूज्ड फॉर मिल्क इन विच मिल्क इज हीटेड at optimum temperature and that temperature is approximately 60 degrees Celsius and then it is cooled down. ठीक, this process is known as pasteurization. ओके, स्टोरेज एंड पैकेजिंग, आपने प्रिजर्वेटिव्स वगैरह लगा लिए और उसको क्या खुला छोड़ देंगे? नहीं, आप उसको अच्छे से रखेंगे। तो स्टोरेज और पैकेजिंग का भी ध्यान रखना है। पैकेजिंग स्टोर करने से पहले आपको पैक करना जरूरी है, ओपन नहीं छोड़ सकते। अगर कोई चीज ओपन करके छोड़ने वाली है तो वो वैसे, बट यूजुअली अगर आपने प्रिजर्वेटिव लगा लिया है और उसको कहीं रखना है तो ऑब्वियसली आप स्टोरेज करेंगे और अच्छे से पैक करके रखेंगे, इसे खुला नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टोरेज, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड इज क्रूशियल टू कीप इट सेफ रखने के लिए, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आए। Food should be stored in clean airtight containers and kept at right temperature. जो कंटेनर्स आते हैं, बॉक्सेस आते हैं, तो दो तरीके के आते हैं। एक ऐसे जो जिसमें एयर इजीली जा सकती है और कुछ आते हैं एयर टाइट कंटेनर्स की आपने रख दिया, पैक कर दिया, सील कर दिया, एयर भी नहीं जाएगी उसमें, ठीक है, क्योंकि एयर के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं। तो जब भी कोई चीज स्टोर कर रहे हैं, आपने प्रिजर्वेटिव्स लगा दिया, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, जैसे भी प्रिजर्वेटिव्स हैं लगा दिए। फिर आप उसको क्या करिए, एयर टाइट कंटेनर्स में रख दीजिए और उस बॉक्स को एक कहीं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रख दीजिए जहां आपको रखना है। और फिर जब आपको जरूरत है आप निकाल लीजिए, वो चीज खराब नहीं होगी बिकॉज इट इज कम्प्लीटली सील्ड, ठीक। नेक्स्ट इज पैकेजिंग। गुड पैकेजिंग मेथड प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम कंटामिनेशन, जैसे कि सील पैकेजेस प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेटिंग इनटू द फूड। पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पैकेट खुला होगा तो एयर अंदर जाएगी, एयर के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जाएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस खाने पार्टिकल में जाएंगे, तो वो चीज क्या होगी? खराब होगी, ठीक है, क्या होगी? खराब होगी। By following these practices, we can minimize the risk of foodborne illness. तो ये स्टोरेज, पैकेजिंग, आपका प्रिजर्वेटिव्स, इन सब प्रोसेस, इन सब स्टेप्स को करके हम अपने खाने को बचा सकते हैं फूड पॉइजनिंग से। फूड पॉइजनिंग क्या था? जब बैक्टीरिया फूड पे आ जाए और उसको इंटेक करें तो उससे जो प्रॉब्लम होती है दैट इज फूड। तो जब हम इन सारे प्रोसीजर्स को कर लेंगे तो बैक्टीरिया फूड पे अटैक ही नहीं करेगा, ठीक है, आपके फूड पे अटैक ही नहीं करेगा एंड फूड इज विद यू, दैट इज क्या बोलते हैं, नॉट बीइंग स्पॉइल्ड, वो खराब नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं फॉर कीपिंग द फूड हेल्दी। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? ये हम पहले भी जब यूजफुल बैक्टीरिया वाला पार्ट 1 किया था तो वहां हमने पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक शॉर्ट रिकैप देख लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? जो नाइट्रोजन है एयर में वो N2 के फॉर्म में है विच इज अ गैस, ठीक है, जिसको प्लांट यूज नहीं कर सकते। प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए बट नाइट्रोजन है इस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, N2 के फॉर्म में। दे कैनॉट टेक दिस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। मान लीजिए जैसे आपको कोई आइटम चाहिए खाने के लिए लेकिन आपको इस फॉर्म में नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा उसको और स्टाइल चेंज करके चाहिए, ठीक, तो वैसे इनको नाइट्रोजन चाहिए और प्लांट को काफी ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन चाहिए होता है, स्पेशली लेग्यूमिनस प्लांट, मटर का पेड़, इन सब सारी चीजों को। तो क्या है कि इस फॉर्म में ये नहीं ले सकते, तो कुछ बैक्टीरिया उसमें आते हैं जैसे कि राइजोबियम आपने पढ़ा था, जो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये नाइट्रोजन कैसी है? एटमॉस्फेयर में जो पाए जाने वाले, तो इसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और उसको आपने फिक्स कर दिया, मतलब उस फॉर्म में चेंज कर दिया जिस फॉर्म में प्लांट को चाहिए, तो इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और वो बैक्टीरिया राइजोबियम इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू नाइट्रेट या नाइट्राइट, उस फॉर्म में कर देगा जिस फॉर्म में प्लांट को चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? एक यूजफुल बैक्टीरिया। हम हार्मफुल कर रहे थे बट यहाँ पे एक यूजफुल वाला भी आ गया कि ये एग्रीकल्चर के फील्ड में किया जाता है। अब जब सॉइल में इस फॉर्म में नाइट्रोजन है और वो बैक्टीरिया और बनाता जा रहा है तो सॉइल में नाइट्रोजन की कंटेंट बढ़ती जा रही है। तो बैक्टीरिया एक्चुअली क्या कर रहा है? सॉइल में फर्टिलिटी बढ़ा रहा है, सॉइल की क्वालिटी बढ़ा रहा है। कैसे? बाय एडिंग लॉट ऑफ नाइट्रोजन इनटू इट, ठीक है। सो दिस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, नाइट्रोजन साइकिल चलती है इन्वायरमेंट में। इस पे आने से पहले लेट अस सी द नाइट्रोजन साइकिल। ये रही
इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन साइकिल चलती है। नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, कोई चीज जहां से शुरू हो वो घूम फिर के वहीं आ जाए, ठीक है, तो वो साइकिल है। हम यहाँ बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे। हमें पता है नाइट्रोजन एयर में, एटमॉस्फेयर में N2 के फॉर्म में है, और नाइट्रोजन एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट है सबके लिए, इवन प्लांट, ह्यूमंस, एनिमल्स, सबके लिए। एनिमल्स और ह्यूमंस में नाइट्रोजन आपके न्यूक्लिक एसिड बनाने में काम आता है। तो कैसे एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन जो है उसको चेंज कर करके अलग अलग लेवल से होके फिर वापस एटमॉस्फेयर में आ जाती है, दिस इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। सबसे पहले क्या होता है कि आपकी जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है N2 के फॉर्म में, उसको क्या किया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन करता है, बैक्टीरियाज करते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा है, जैसे कि राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, बहुत सारे हैं, बट अभी हमने राइजोबियम पढ़ा है। उसने क्या किया, फिक्स कर दिया, फिक्स मतलब फॉर्म चेंज कर दिया। नाइट्रोजन जो कि N2 फॉर्म था उसका फॉर्म चेंज कर दिया, या तो फॉर्म उसका क्या कर दिया उसने, NO3 नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट NO2, ठीक। अगर ये बनाते हैं तो ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं कि पहले अमोनिया बनाते फिर अल्टीमेटली हमें नाइट्रेट या नाइट्राइट ही मिलता है, चाहे अमोनिया बना के करें या चाहे डायरेक्टली करते, ठीक। वो कहाँ पे हुआ, आपके सॉइल में हुआ। अब इसको कौन इस्तेमाल करेगा, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट को, यहाँ देखो पेड़ बना हुआ है, प्लांट आर यूजिंग, प्लांट क्या है, इसको यूज कर रहे हैं। अब प्लांट में सारा नाइट्रोजन चला गया, अब प्लांट के हर पार्ट में नाइट्रोजन है, लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, स्टेम हो गए, ब्रांचेस हो गए, सब। जब प्लांट की पार्ट्स फॉल ऑफ करेंगे, नीचे आएंगे, ठीक है, जैसे पत्ती हो गई, ब्रांच हो गई, कुछ भी हो गया, तो पत्ती में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, और भी चीजें हैं बट नाइट्रोजन इज ऑल्सो देयर। जैसे ही पत्ती झड़ के नीचे आई जमीन पे, सॉइल में आई, सॉइल में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं, डिकम्पोजर, क्लीनिंग में, याद है यूजफुल वाले में पढ़ा था कि ये यूजफुल होते हैं फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। कैसे, दे डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। तो उस पत्ती को, ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये जानवर और ये पेड़, इसकी चीजें नीचे आएंगी, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे। जब डिकम्पोज करेंगे, जब उसको तोड़ेंगे, तो क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन थोड़ा बहुत कहाँ आ जाएगा, सॉइल में आ जाएगा, थोड़ा बहुत सॉइल में आ जाएगा। थोड़ा बहुत क्या होगा, वो फिर से N2 फॉर्म, गैसियस फॉर्म में चेंज होकर गैस में चला जाएगा। आपका नाइट्रोजन जो कि एयर में नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में था, वो कन्वर्ट होके पहले सॉइल में आया, सॉइल में अलग अलग ह्यूमन, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसको यूज किया, जैसे एनिमल्स ने यूज किया, प्लांट्स ने यूज किया, और अल्टीमेटली जब डिकम्पोजिशन होता है तो फिर, या डीनाइट्रिफिकेशन होता है, डीनाइट्रिफिकेशन मतलब नाइट्रेट को वापस तोड़ के N2 बना देना, तो आपकी जो नाइट्रोजन गैस थी वो वापस चली गई। ऐसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स के पास भी तो उनकी बॉडी में नाइट्रोजन है, जब कोई जानवर मरेगा, डिकम्पोज होगा, तो वो नाइट्रोजन क्या है, थोड़ी अमाउंट सॉइल में आएगी और थोड़ी वापस से फिर एयर में चली जाएगी। तो एयर से नाइट्रोजन शुरू हुई, उसका फॉर्म चेंज हुआ, सॉइल में आया, सॉइल से अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में गए, एंड अल्टीमेटली जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं, तो अगेन some amount is going back to the soil and some is going back to the atmosphere. So this is the nitrogen cycle which is running in the environment. इस नाइट्रोजन साइकिल से फायदा क्या है कि जो नाइट्रोजन का लेवल है, इट इज मेंटेन्ड एटमॉस्फेयर में भी, सॉइल में भी, ठीक है। उस सॉइल में नहीं होगा जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया नहीं होंगे या बहुत सॉइल ठीक नहीं होगी, तो वहां नहीं। अदरवाइज दिस साइकिल हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द एनवायरमेंट। Next, let us see few questions based on this. What are disease causing microorganism called? बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? पहली ही लाइन में मैंने मार्क किया था, उन्हें हम कहते हैं पैथोजन। क्या कहते हैं? We call it pathogen. ठीक। Next, how can disease like chickenpox and tuberculosis spread from an infected person? क्वेश्चन आ गया ना कि कैसे स्प्रेड हो रहा है, जैसे चिकन पॉक्स का पूछा और ट्यूबरक्लोसिस का पूछा है कि ये जो बीमारियां हैं ये कैसे ट्रांसफर होती, एयर से होती, वाटर से होती, इंसेक्ट से होती, कैसे होती हैं? तो लेट अस सी द ऑप्शन। जेनेटिक इनहेरिटेंस, बिल्कुल नहीं। एयर वाटर और कॉन्टैक्ट, हाँ ये सही है, बट हम नीचे की भी ऑप्शन देख लेते हैं। कंटामिनेटेड फूड खाने से, नहीं। लाइट से, नहीं। तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा बी, एयर, वाटर या कॉन्टैक्ट में आने से, ठीक।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल मेथड टू प्रिवेंट द फूड, मतलब कौन से ऐसे ऑप्शन, मतलब कौन सी चीजें हैं जो कि केमिकल है और चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे यूज किया जाता है। तो हमने सबसे पहला ही मेथड पढ़ा था क्या, केमिकल मेथड। उसमें दो चीजें पढ़ी थी, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल, जहां पे केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है। पैस्चराइजेशन में कोई केमिकल नहीं, बस खाली हीट दी जा रही है, गरमाया जा रहा है और ठंडा किया जा रहा है। रेफ्रिजरेटर में भी बस टेम्परेचर चेंज किया जा रहा है, फ्रिज में लगा के बस टेम्परेचर, उसमें कुछ केमिकल नहीं ऐड कर रहे हैं। और एयर टाइट कंटेनर में जब हम रख रहे हैं तो वहां पे भी कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म? अभी मैंने बात किया कि दूध को उबालना, उसको ठंडा करना, वो भी एक प्रिजर्वेटिव मेथड है दूध को खराब होने से बचाना, और उसको हम क्या कहते हैं, पैस्चराइजेशन। दिस इज नोन एज पैस्चराइजेशन। ठीक है, लुइस पैस्चर ने किया था, इसीलिए पैस्चराइजेशन। तो हेयर वी एंड आवर चैप्टर, हमारा चैप्टर खत्म होता है। हमने यूजफुल एंड हार्मफुल एस्पेक्ट्स दोनों देख लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। आई होप दिस विल बेनिफिट यू फॉर योर एग्जाम, and any feedback you want, any chapter you want me to explain, please write it in the comment section, and thank you for watching. Thank you everyone.